बच्चों, ये वाला जो वीडियो है अपना, ये किसके बारे में है? ये है बेटा थिन वायर के बारे में। तो इसमें अपने को थिन वायर वाली गाउस एप्लीकेशन को प्रूफ करना है। और थिन वायर वाली गाउस एप्लीकेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको याद भी रखना है ताकि रिजल्ट करने में दिक्कत नहीं हो आपको। 2k लैम्बडा अपॉन आर, क्या फॉर्मूला आता है? इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन 4 मार्क्स किस तरह से आता है? 2+2 में आता है। 2 मार्क्स में तो पूछता है डायरेक्शन कि डायरेक्शन निकालो, और 2 मार्क्स में पूछता है ये वैल्यू निकालो। तो ये डेरिवेशन 2 पार्ट्स में जाता है, डायरेक्शन में और किसमें? वैल्यू में, ठीक है। देखिए डायरेक्शन तो क्या, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक इनफाइनाइट थिन वायर है जिस पर मान लीजिए इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉइंट इसके सामने P है और जो कि पॉइंट मान लीजिए R डिस्टेंस पर है। तो बात ये डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वायर के परपेंडिकुलर वर्क करता है, और प्लस है तो अवे होता है, साफ बात है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। ये हमको प्रूफ करना है कि हॉरिजॉन्टल ही काम क्यों करता है, टेढ़ा मेढ़ा वर्टिकल वगैरह और कुछ काम क्यों नहीं करता, ठीक है। 2 मार्क्स इसके मिलते हैं। और एक बात ये आती है कि जो ये वैल्यू होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है 2k लैम्बडा बाय आर, जो हम गाउस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। 2 मार्क्स इसके होते हैं। इस तरह से टोटल ये एप्लीकेशन 4 मार्क्स की एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें एक वायर कि भी मान लीजिए एक वायर है, इस तरह से वायर दिखा देता हूं मैं। कौन से कलर से? ब्लू कलर से, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई भी वायर है, ठीक है ना बात। इस तरह से ये वायर है, इस वायर पर चार्ज दिखा देता हूं। कौन से कलर से? पिंक कलर से। तो ये इस पर इस तरह से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले सीखेंगे डायरेक्शन निकालना। क्या क्या सीखेंगे? डायरेक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्यों डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होती है। और अब दिखाता हूँ पॉइंट P दिखा रहा हूँ रेड कलर से। तो ये पॉइंट P है जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। और पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है? पॉइंट P यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या चीज़ बेटा जी? डायरेक्शन। जिसमें हमारा रिजल्ट ये आएगा कि डायरेक्शन जो होती किधर होती है? हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, वर्टिकल वाला या टेढ़ा मेढ़ा वाला कोई वर्क नहीं करता है। तो बेटा डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप ये होता है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? देखो ध्यान दो। सबसे बेटा फर्स्ट कट गया, वो तो सारा कट गया, वापस लिखना पड़ेगा। देखो समझो, वापस दिख रहा हूँ मैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ये था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का बेटा सबसे मेन स्टेप जो है वो ये होता है कि हमको सबसे पहले देखो इस तरह से वायर दिखाना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको वायर दिखाया था, ठीक। इस P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है। इस वायर पर इस तरह से इनफाइनाइट वायर है, इस वायर पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। P पॉइंट जो है वो इस वायर से R डिस्टेंस पर है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ 2 सिमेट्रिक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 2 सिमेट्रिक एलिमेंट एज्यूम करते हैं। पहले तो देखो 2 हैं, तो 2 दिखाता हूँ, 2 कहाँ कहाँ पे हैं। हेयर कलर से एक एलिमेंट तो ये रहा, एलिमेंट नंबर A1, ठीक। एक एलिमेंट ये रहा, एलिमेंट नंबर A2। सिमेट्रिक मतलब क्या है? सिमेट्रिक मतलब ये है बेटा, जितना चार्ज एलिमेंट A1 पर है ना, उतना ही चार्ज एलिमेंट A2 पर है। जितना वैल्यू एलिमेंट A1 का है, जितना लेंथ एलिमेंट A1 का है, उतना लेंथ एलिमेंट A2 का है। एलिमेंट A1 जो है उसको अगर आप P से इस तरह से मिलाते हैं और मिलाने पर कोई एंगल बन रहा है थीटा, उतना ही एंगल जो है एलिमेंट A2 को अगर आप मिलाएंगे तो उतना ही एंगल बनता है थीटा, ठीक है ना बात। दोनों मतलब एलिमेंट A1 A2 सिमेट्रिक एलिमेंट है, इसका मतलब ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, साफ बात तो ये है, ठीक है ना बात। और सिमेट्रिक का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो ये पॉइंट O है, तो एक एलिमेंट अगर ऊपर है तो दूसरा जस्ट नीचे है, ये सिमेट्रिक एलिमेंट है। तो सबसे पहली स्टेप ध्यान रखना क्या है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट O के रेस्पेक्ट में 2 सिमेट्रिक एलिमेंट्स A1 A2 को एज्यूम करते हैं, जिनको मैंने डायग्राम में दिखा दिया। और सिमेट्रिक मीन्स दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है बात।
अब जैसे मैं क्या करूँगा बेटा कि मैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लूँगा, दोनों एलिमेंट हैं तो मैं मान लूँगा A1 एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है मान लीजिए DE1। कितना है DE1, स्मॉल इसलिए क्योंकि एलिमेंट भी स्मॉल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा DE1। और A2 एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना है DE2। हमने मान लिया P पॉइंट पर A1 एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है DE1 और P पॉइंट पर A2 एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है DE2। ये हमने DE1 DE2 मान ली है। एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, DE1 DE2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, कारण क्या है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट हैं। डायरेक्शन वायरेक्शन की अब दिखाता हूँ, डायरेक्शन दिखाता हूँ, देखो ध्यान दो, इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार। तो A1 का कितना है DE1, डायरेक्शंस वगैरह दिखाने के लिए जो है मैं रेड कलर ही काम में ले रहा हूँ। तो देखो DE1 किधर होगा, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, तो P पॉइंट पर A1 प्लस एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड DE1। ठीक है, अवे होगा। इसी तरह से A2 है, A2 के कारण DE2 आएगा तो अवे की साइड होगा, अवे ही होगा। तो ये एलिमेंट किसका आ गया, DE2 का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है बात। अब समझिए, ये DE1 DE2 अगर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते तो हम इनको ऐड कर देते, ये अपोजिट होते तो हम इनको सब्सट्रैक्ट कर देते, लेकिन ना तो ये सेम ना अपोजिट, टेढ़े मेढ़े हैं ये, तो टेढ़े मेढ़े है तभी तो सिमेट्रिकली है एलिमेंट। अब सुनो, हमको क्या करना है, हमको इनके कंपोनेंट करना है। क्या करना है हमको, इनके कंपोनेंट करना आप सबको आते भी होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे, लेकिन कंपोनेंट करने पर मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। जो मैं ब्लू कलर से ले रहा हूँ वो कंपोनेंट करना सिखा रहा हूँ। जब भी कंपोनेंट करते हैं ना किसी भी वेक्टर के बेटा जी, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कोस वाला कंपोनेंट, एक होता है साइन वाला कंपोनेंट। आपको आता है फिर भी समझ लो ध्यान से एक बार। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, कोस वाला और एक साइन वाला। जिस लाइन पे थीटा एंगल बनता है, जैसे इस वेक्टर ने इस लाइन पे एंगल थीटा बनाया, तो जिस लाइन पे थीटा एंगल बनता है उस लाइन पे आता है बेटा कोस वाला कंपोनेंट, ए कोस थीटा। कौन सा आता है उस लाइन पे, कोस वाला कंपोनेंट। और कोस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट इस तरह से आता है कि मेन वाला बीच में रहे। जैसे इस ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर ऊपर भी लाइन आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन कहाँ आएगी, ऊपर। तभी तो ये ए वाला कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो ए साइन थीटा कहाँ आता है, ऊपर की साइड आता है। वापिस सुनो कंप्यूट कैसे करते हैं। जिस लाइन पे थीटा बना होता है उस लाइन पे आता है ए कोस थीटा, जैसे मैंने दिखा दिया बना के। और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से कि ये ए वाला बीच में रहे, मेन वाला, तो ऊपर की साइड आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, जैसे आपको एक डायग्राम एक और लेता हूँ एग्जांपल, उससे आप बना के देखना। पहले कंपोनेंट करना ढंग से देख लेना ताकि कंपोनेंट करने में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। क्लियर है। जैसे एक और बता रहा हूँ कि मान लीजिए इस तरह आपको दे रखा है, ये है ए वेक्टर और इसने बनाया ये थीटा एंगल। अब बताओ कैसे कैसे कंपोनेंट करोगे, दो कंपोनेंट कोस और साइन, ठीक है ना। तो थीटा किस लाइन पे बना, थीटा बना इस लाइन पे, तो इस लाइन पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, ऊपर की नीचे, नीचे, तभी तो बीच में आएगा ये। और परपेंडिकुलर कौन सा आता है, ए साइन थीटा। इस तरह से कंपोनेंट करते हैं। क्लियर है। अब सुनो, बस इतना ही समझाना था, ज़्यादा कंपोनेंट करने पे अगर देखना है तो वेक्टर वाला लेक्चर देख लो अपना, उसमें सिखा रखा है मैंने। यहाँ तो शॉर्ट में मैंने थोड़ा बताया है। ठीक, अब देखो यहाँ कैसे करते हैं कंपोनेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। पहले बनाने हैं एक प्लस का निशान। क्या बनाना है, पहले एक प्लस का निशान। जिस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कंप्लीट करते, पी पे बनाओ प्लस का निशान। मैं बना रहा हूँ प्लस का निशान, देखो ये बनाया प्लस का निशान। जिस पॉइंट पे कंपोनेंट करते हैं और बना दिया पहले प्लस का निशान, बना दिया प्लस का निशान। अब बनाते हैं एंगल। देखो ये एंगल थीटा है तो बेटा जी ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब DE1 के कंपोनेंट कर रहा हूँ बच्चों में, कौन से कलर से, ब्लैक कलर से। कौन से कलर से, ब्लैक कलर से। तो DE1 ने इस लाइन पे थीटा बनाया, DE1 ने, ध्यान रखना, तो जिधर थीटा बनाया उधर आएगा DE1 कोस थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर है। साइन वाला इस तरह से आएगा कि DE1 वाला बीच में रहे, तो DE1 वाला बीच में कब रहेगा, साइन वाला कहाँ है, नीचे की साइड। तो नीचे की साइड कौन सा आ जाएगा, DE1 साइन थीटा। ध्यान से देख लो, मैंने किया है DE1 का कंपोनेंट, पहले प्लस बनाया था, वर्टिकल अपोजिट से एंगल थीटा थीटा हो गया। फिर DE1 का जिस लाइन पे थीटा था उधर कौन सा आ गया, DE1 कोस थीटा। और इसके वर्टिकल और इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जिसके इसके जस्ट परपेंडिकुलर DE1 साइन थीटा कहाँ गया, नीचे की साइड। अब DE1 बीच में भी है। ठीक है, जब भी कंप्लीट करो देख लेना हमेशा कि कोस और साइन वाले हमेशा परपेंडिकुलर होंगे और इनके बीच में होगा मेन वाला जिससे कंपोनेंट किए गए हैं DE1 वाला। अब करते हैं DE2 के। तो DE2 के कंपोनेंट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं कौन से कलर से, पिंक कलर से।
ठीक है। तो देखो ये थीटा था तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो डी ई टू ने जिस वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, जिस लाइन पे इस लाइन थीटा बनाया तो इधर ही आएगा कौन सा, डी ई टू कोस थीटा। बोलो हाँ या ना। और साइन वाला इसके जस्ट परपेंडिकुलर और डी ई टू बीच में रहे तो ऊपर की साइड आएगा साइन वाला, डी ई टू साइन थीटा। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। अब इस डायग्राम में देखो मैंने डी ई टू के कंपोनेंट कर दिए, डी ई वन कंपोनेंट कर, अब देखो डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा ये दोनों जो है ना बेटा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन, डी ई वन साइन थीटा, डी ई टू साइन, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल कौन से बचेंगे, कोस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे, तो वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले। यानी कि ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब कंपोनेंट किए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आए, वर्टिकल कंपोनेंट भी आए, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, केवल कौन से बचे, हॉरिजॉन्टल बचे। और हॉरिजॉन्टल बचे इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल वाले कैंसिल हो गए थे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए थे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किधर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और हॉरिजॉन्टल होता है तो हमने वायर दिखाया था अभी, वायर बना के, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में कोस वाले दोनों ऐड हो गए थे। यानी बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, वायर की लेंथ के, वायर के प्लेन के। तो इतना करने पर 2 मार्क्स अपने को मिलता है, ठीक, थ्योरी अपने को दिख जाएगी, ठीक है। रिजल्ट क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाला कैंसिल, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है बेटा अपने पास कि E इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, इसको अपन किस तरह से प्रूफ करते हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से। इसको प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि जैसे ये अपने पास में वायर था, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर, ये वायर था और P पॉइंट पर अपने को अप्लाई करना था, जो है P पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, आर लेंथ, आर डिस्टेंस पर था ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाउस लॉ लगाते हैं। गाउस लॉ की इक्वेशन क्या है बेटा, गाउस लॉ की इक्वेशन है ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू किसके, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ की इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन अपन अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है गाउस लॉ केवल लगता है क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, P पॉइंट पर क्लोज सरफेस माननी पड़ेगी। और P पॉइंट पर क्लोज सरफेस मानने का मतलब क्या है पता है, कि सरफेस की शेप पता होनी चाहिए, और शेप कौन बताता है, टीचर बताता है, याद रखनी है आपको, ठीक। और ये शेप हमेशा ऑलवेज काम आती है, ध्यान रखना, शेप ही तो मेन है। जैसे स्फीयर में स्फेरिकल शेप थी, तो ध्यान रखना वायर के लिए शेप होती है सिलेंड्रिकल। कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, कभी प्रूफ भी करूंगा ध्यान रखना तरीके से। अभी ध्यान रखो, अब डायरेक्ट इसको बना रहा हूं मैं ब्लू कलर से। तो वायर के लिए इस तरह से सिलेंड्रिकल क्या मानते हैं, एक गाउसियन सरफेस अपन मान लेते हैं। ये जो सिलेंडर बनाया, मान लो सिलेंडर की लेंथ है L, मान लो कितनी लेंथ सिलेंडर है ये, L लेंथ का सिलेंडर है। तो L लेंथ के सिलेंडर को मैंने क्या मान लिया, गाउसियन सरफेस मान लिया, जो ब्लू कलर से आ रहा है, पॉइंट P इसके जस्ट यहाँ पर है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और सिलेंडर मानने से पता क्या फ़ायदा हुआ, आपने मेरा वो वीडियो देखा नहीं देखा, वो वीडियो देखना मेरा, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ, जिसमें गाउस लॉ समझाया है मैंने, उस वीडियो में मैंने बता रखा है सिलेंडर से कैसे सोल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही कॉन्सेप्ट अब लगाऊंगा, ठीक, ध्यान दो। सिलेंडर से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोल्व करते हैं, उसके लिए वो वीडियो पता होना चाहिए। पहले एक स्टेटमेंट सुनो जो बोल रहा हूं मैं, कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कर ली। अब सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक पार्ट तो होता है S1, एक पार्ट होता है S1, एक पार्ट होता है S2, एक पार्ट होता है S3। S1 पार्ट है मान लो सर्कल, ये मान लो कर्व, ये मान लो सर्कल। नहीं देखा तो वीडियो देख लेना भाई, उसमें अच्छी तरह सिखा रखा है मैंने बहुत आराम से। तो S1 वाला है मान लो ऊपर वाला सर्कल, S2 वाला कर्व वाला, और S3 वाला नीचे वाला। क्लियर है बात, तो ये सारी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा अपने पास, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई, देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डी एस कोस थीटा।
तो ये ई डी एस कोस थीटा किसके इक्वल होगा पता है? ये इक्वल होगा ई डी एस कोस थीटा S1 का प्लस ई डी एस कोस थीटा S2 का प्लस और ई डी एस कोस थीटा S3 का। बोलो हाँ या ना? तो ध्यान रखना, ई डी एस कोस थीटा S1 का, S2 का, S3 का, सबका निकालना पड़ेगा। सबके लिए पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको एंगल, कैसे कर रहा हूँ सबके लिए एंगल, कि सबके लिए एंगल कैसे निकालते हैं, पहले वो देखना आप ध्यान से। ठीक है, देखो हमने डायरेक्शन तो निकाल ली, पहले आप तीनों पे S1, S2, S3 पे बना के दिखा दो एक छोटा सा एरिया वेक्टर। जैसे मैंने S2 पे बनाया एरिया वेक्टर ये छोटा सा, ये S1 पे बनाया एरिया वेक्टर, ये S3, ऐसे ही कराया था मैंने पहले भी, ध्यान रखना पिछले वीडियो में भी। ठीक है ना? गाउस लॉ का वीडियो देखना, गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो S1 पे एरिया दिखाया, S2 पे एरिया दिखाया, S3 पे एरिया दिखाया, सब पे दिखाओ पहले ई वेक्टर। तो ई वेक्टर किधर है? ई वेक्टर होता है हॉरिजॉन्टल, पढ़ चुके हम, ई वेक्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ये रहा ई वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर हॉरिजॉन्टल। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो S1 का तो ऊपर की साइड एरिया वेक्टर आएगा ds, किधर आएगा ऊपर साइड ds। S2 का जो है आउटवर्ड इस साइड आएगा ds, S3 का डाउनवर्ड आएगा ds। तो देखो S1 में कितना एंगल आया पता है? S1 में एंगल आया 90 डिग्री। कितना एंगल आया S1 में? 90 डिग्री। S2 में कितना एंगल आया? दोनों सेम 0 डिग्री। S3 में कितना एंगल बना? ई इधर ds नीचे 90 डिग्री, बन गए एंगल। और एंगल बनते ही फिर तो खेल ही खत्म है। कैसे? कि जिसमें 90 बना तो कोस 90 जीरो, तो इन दो का जीरो हो जाएगा, चलो इसका बचेगा ई डी एस S2 वाला। ठीक, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ पूरे को, ध्यान से समझना। तो ई डी एस कोस जीरो केवल कौन सा बचेगा? S2 वाला, किसके इक्वल? सिग्मा क्यों? सिग्मा क्यों? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान सुनो, ई का डी एस कितना आएगा, ध्यान सुनना। ds कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का होता है 2πr/h या 2πr/l लेंथ थी। आपने पढ़ा है बेटा लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है, बोलो तो बोलो क्यू किसके इक्वल होगा बेटा? लैम्बडा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू है, दोनों वैल्यू हैं, पुट कर देंगे। करूँ पुट? ध्यान से देखना, ठीक, केवल अभी हिंट समझा रहा हूँ, ध्यान। जितना अच्छा रफ कॉपी में लिखते हो समझोगे ना, अब उतना अच्छा जो मैं थ्योरी समझाऊंगा समझ में आएगी फिर। ठीक, करूँ वैल्यू पुट, देखो तो ई का तो ई का तो ई कोस जीरो तो 1 हो गया, ds का हो गया 2πr/l, सिग्मा क्यू का हो गया लैम्बडा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गए? कैंसिल, एल से एल क्या हो गए? कैंसिल। तो एल से एल कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचेगा? तो अपने पास बचेगा ये ई इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे सर जी? भाई 2 के लैम्बडा अपॉन आर लेके आना है ना, तो एक काम करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? इक्वल्स टू 2 लैम्बडा तो ऊपर है ही है, नीचे साथ में आर है, और नीचे बन जाएगा साथ में देखो 4π एप्सिलॉन नॉट और ये 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये क्या बनेगा अब? 1/4π एप्सिलॉन, इसका लिख देंगे के, तो 2 और ये क्या के तो है ही लैम्बडा अपॉन आर, यही प्रूफ करना होता था। अब दिखाता हूँ नोट्स के अंदर से, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, पढ़ते हुए चलूँगा समझाते चलूँगा फटाफट, लेकिन स्पीड तेज हो जाएगी, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर चार्ज डेंसिटी मान लेंगे लैम्बडा, और हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर बेटा जी? पी पॉइंट पर, डिस्टेंस आर पर। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा जी क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी एज्यूम 2 सिमेट्रिक एलिमेंट A1 और A2 अबाउट पॉइंट O अकॉर्डिंग टू फिगर, और लेट मान लिया उस पॉइंट पर एलिमेंट A1 A2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो है A1 A2 कारण है DE1 एंड DE2। अकॉर्डिंग टू फिगर जब आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे कंपोनेंट में, तो DE1 DE2 को कंपोनेंट करेंगे तो DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो बिकम कैंसिल्ड। तो दोनों कैंसिल्ड हो जाते हैं क्योंकि वर्टिकल वाले अपोजिट हो जाते हैं साइन वाले, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हो जाएंगे किधर? हॉरिजॉन्टल, किधर हो जाएंगे? ओनली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखो डायरेक्ट डायग्राम दिखा देंगे, अब आगे चल के ये डायग्राम दिखा दिया आपके सामने। ठीक है, एलिमेंट मान रखे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे। पूरा डायग्राम बन गया, समझा चुका अपन। तो ठीक, अब आएगा क्या? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेते हैं, रेडियस r, लेंथ l, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है। अब
जो है ये सिलेंडर मान लिया, तो तीनों दिखा दिया, ई और डी एस इस पे इधर, उस पे ऊपर, इधर इधर, ठीक है, तीनों दिखा दिया। तो आप देख सकते हो ई और डी एस दिखा रखे तीनों सरफेस पे। तो देखो S2 वाले पे 0 बनेगा एंगल, S1 वाले पे 90 बनेगा, S3 वाले पे 90 बनेगा। तो अब तीनों पे फाई इक्वल होगा, फाई S1 का, फाई S2 का, फाई S3 ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे तो S1 पे अपने पास है थीटा 90 और S2 पे अपने पास है 0 और ये S3 पे है 90। सबको सोल्व कर दिया, ठीक है, सोल्व कर दिया तो ये सब 90 वाले 0 हो गए, केवल बचा ES2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एल बन गया। बोलो हाँ या ना। और इस पे निकाला तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है। ज़्यादा अच्छा वो समझाया था मैंने, ठीक है। ये तो नोट्स के बनाने के हिसाब से गाइड है। सिग्मा लैम्बडा एल हो गया, सिग्मा क्यों आ गया, फाई आ गया, दोनों सोल्व कर दिया, इतना आ गया, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये ग्राफ बन गए अलग अलग। तो ई आर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो फिसल पट्टी ग्राफ, ठीक। लैम्बडा प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट सीधा ग्राफ। और 1/r के साथ ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ ध्यान रखना। कौन सा वाला, ये वाला थर्ड वाला ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि 1/r से ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये बात है, क्या बात है ये, तो जो पढ़ा है ढंग से पढ़ लेना, कोई डाउट हो उसको ढंग से पूछ लेना। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने से बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय। पढ़ लो इसको ढंग से, ओके।